बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी आज पोटाशियम। जैसे कि आप इस बात से वाकिफ हैं, NPK, किसी को अगर ये लफ्ज़ सुना हो, याद रखा हो, जबकि केमिस्ट्री की बुक्स में भी कहीं ना कहीं पाया होगा। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में एज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। नाइट्रोजन नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा, फास्फोरस नंबर 2 पे उससे कम, और पोटाशियम नंबर 3 पे रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के लिए। जैसा कि आप इस बात से वाकिफ हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। पोटाशियम किसी भी स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं। DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, आप इन नामों से वाकिफ हैं, सब शुरू मारूफ हैं। कोई भी मशहूर ऐसा बायोकेमिकल नहीं जिसके अंदर पोटाशियम एज कॉन्स्टेंट शामिल, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। एनिमल्स के लिए भी है, लेकिन प्लांट्स के लिए स्पेशली ज़्यादा। प्लांट्स में एनिमल से ज़्यादा पोटाशियम होती है। एनिमल की बॉडी में जितनी पोटाशियम है, प्लांट्स में उससे ज़्यादा पोटाशियम मौजूद है। अब जैसे कि आप जानते हैं, इस बात से वाकिफ है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो required हैं plants या animals को, and they are used as activator, simply cofactor कह लीजिए, they are used as a cofactor for various enzymes। अब जैसे कि अभी बात हुई कि पोटाशियम बेज़ाहिर किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, बायोमॉलिक्यूल, लेकिन ये बहुत से एंजाइम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कोफैक्टर की उम्र में मेहनत होती है, और कोफैक्टरी एक्टिवेटर्स बहुत से मेटल आयंस हैं जिनमें पोटाशियम पॉजिटिव आयंस भी शामिल हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। अब इस पॉइंट को भी हम फिर पॉइंट्स के लिहाज से देखेंगे। नंबर 1, प्लांट्स पोटाशियम हासिल कहाँ से कर, जो तो एक नेचर, हम पहले नेचर बात करेंगे और फिर खाद की तरफ आएंगे। पोटाशियम मिट्टी में मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के ओर्स और मुख्तलिफ मिनरल्स की शक्ल में मौजूद रहती है। अब चूंकि मेरे मुताले में आपने कुछ ज़्यादा पढ़ी हुई है और आप लोगों ने कुछ चीज़ तो आप तो पढ़ रहे हैं, मेरी कुछ तो बहुत पुरानी है, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। पोटाश, फेल्सपार, माइका, ग्लाइकोनाइट, मैंने कुछ चीज़ों का नाम लिया है। क्या बता सकते हैं कि जिन चीज़ों का नाम लिया है इनका पोटाशियम से क्या था? केमिस्ट्री सवाल है। कोई आंसर? इसमें पोटाशियम प्रेजेंट है, तो इस वजह से पोटाश। और सर ये दोबारा बोले, सही तरह से समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर बोल क्या देता बोला? हूँ जी। पोटाश, फेल्सपार, एक माइका, माइका तो बहुत मशहूर चीज़ है और फीमेल तो उसको बहुत ज़्यादा जानती है, और उसमें है ग्लाइकोनाइट। मैंने 3 नाम लिए हैं। माइका कम से कम एक ऐसी चीज़ है, आप ये नहीं कर सकते हमें माइका क्या नहीं करता जी। बताएगा जी कि माइका क्या चीज़ सर माइका, है? MICA, माइका। केमिस्ट्री के लिहाज से सवाल पूछा बच्चों मैंने, और अब सारे के सारे इंतहाई आला दर्जे के केमिस्ट हैं। कौन सर? इनऑर्गेनिक पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने? किसने पढ़ाई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पूरी क्लास खामोश हो गई है। पढ़ाई भी थी किसी ने कि टपाई थी? चलिए जी, आपकी मर्जी, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये पोटाशियम नहीं है। नहीं, प्योर पोटेशियम चाहिए है ना,
किस फॉर्म में है, केमिकली क्या इसका नाम है, क्योंकि जो क्लासिक हाइड्रस पोटाशियम। केमिस्ट्री जरा कुछ कमजोर है, केमिस्ट्री को पहले इंप्रूव करें। चलें, बहरहाल ये आपका काम है जी केमिस्ट्री को याद करना, मेरा काम नहीं है। बहरहाल याद रखिए कि पोटाशियम की कमी के चांसेस मौजूद होते हैं हमारे खेतों में जहाँ पे फसलें उगरी होती हैं, इसी वजह से हमें पोटाशियम ऐड करनी पड़ती है। मैं आपको एक बहुत ही सस्ता सोर्स बताने लगा हूँ, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐश, ASH, ऐश उर्दू में राख कहते हैं। जब भी कोई चीज़ जलाई गई हो, देहाती इलाकों में प्लांट मटेरियल बहुत ज़्यादा जलता है, जब भी आप प्लांट मटेरियल को जलाते हैं, मैं 2 नाम लेता हूँ। कपास, जब कपास पक जाती है उसमें से कपास उतार लेते हैं, उसकी जो लकड़ियाँ बचती हैं उसको घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे और भी पौधे हैं जिनकी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कोयले बनते हैं और फिर राख बन जाती है। आपके ख्याल में उस राख को क्या करना चाहिए, उसका कोई इस्तेमाल है कि नहीं है? चलो मैं एक मुहावरा बोल रहा हूँ, ये मुहावरा इंग्लिश का है जी, इंग्लिश भी आपने पढ़ी हुई है। नो ऐश विदाउट कैश। जिसने इंग्लिश पढ़ी हो और पता हो मैंने क्या कहा है, नो ऐश विदाउट कैश। सर अगर ऐश डाल जाए तो जमीन नरम हो जाती है, फसल ज्यादा यानी कि अच्छी होती है। चलें, आपको जवाब कुछ ठीक है। याद रखिए ऐश जो है ये पौधों के लिए बहुत बेहतरीन खाद है, इसमें बहुत से मिनरल्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल जो ऐश से पौधों को हासिल होता है वो पोटाशियम है। क्योंकि मैंने पहले अभी थोड़ी पहले जिक्र किया था कि पोटाशियम पौधों में एनिमल से ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। आपने कहीं परसेंटेज कमीशन पढ़ी हुई है बायो एलिमेंट्स के हवाले से, प्लांट्स में पोटाशियम की मिकदार एनिमल से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि प्लांट ऐश के अंदर पोटाशियम मौजूद है और ये डायरेक्टली पौधों के लिए खाद का काम अंजाम देती है जो राख है। बहरहाल मैंने एक जनरल पॉइंट जिक्र कर दिया। ऐसे ही जब आप सब्ज खाद ग्रीन मैन्योर यूज़ करते हैं और इवन जब आप रूढ़ी यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हैं नेचुरल सोर्सेज, और ये सब कुछ ना हो तो आखिरी चीज़ तो फिर है ही है कि जो खादें होती हैं स्टैंडर्ड खादें, उनमें नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस और पोटाशियम भी ऐड की गई होती है। हाँ, उसका नाम लिखा हुआ लेकिन वो ऐड की गई होती है कम मिकदार में, चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो थोड़ी सी मिकदार में भी उनको मिल जाए पौधों को तो काफ़ी है। जी, अब हमने ये देखना है कि ये पोटाशियम पौधों में करती क्या है, इसका रोल क्या है। पहले बात हो चुकी, ये किसी भी स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं और ये सिर्फ को फैक्ट्री एक्टिवेटर के तौर पर काम करती है, बहुत से एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि इसकी कमी से बहुत सी अलामतें पैदा होती है, जिनमें से 1-2 अलामतें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक होंगी और बाकी अलामतें जैसा कि पीछे जिक्र हो चुका है जनरल होती है। जी, चंद अहम अलामतें। अगर इसकी शदीद कमी हो जाए तो क्या हो, अगर पोटाशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए फिर पौधों को क्या होता है। नंबर 1, पौधे मर जाते हैं, पौधों की डेथ हो जाती है। पोटाशियम की कमी से पौधे की डेथ हो जाती है। हमें पौधा जो नजर आता है वो शूट यानी तना, इसकी ब्रांचेज और लीव्स नजर आते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर पोटाशियम की शदीद कमी हो तो पौधे की डेथ हो जाए। सेकंड पॉइंट, पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी। टेक्निकल लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा पहले से, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाने के लिए स्टंटेड ग्रोथ। तीसरा पॉइंट, ब्रांचेस ज्यादा हो जाए, ग्रोथ कम होगी लेकिन ब्रांचिंग प्रोमिनेंट ज्यादा हो जाए। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, या तो फूल पैदा नहीं होंगे, अगर पैदा होंगे तो बहुत ही कम पैदा होंगे। ये थी अगर शदीद कमी हो रही है। अब अगर शदीद कमी नहीं है, कुछ कमी है, तो फिर क्या होगा। इसके पॉइंट्स नंबर 1, जो ब्रांचेस पैदा होंगी या जो तना पैदा होगा वो बारीक होगा, कमजोर होगा, और जब तना कमजोर होगा तो क्या होगा, या फिर आपको मालूम चाहिए, उसकी ग्रोथ भी कम होगी। तना कमजोर भी है और उसकी ग्रोथ भी कम है। तो हम पॉइंट्स होगा।
पत्ते का कलर डल या ब्लूइश ग्रीन हो जाए, पत्ते ग्रीन चाहिए, प्रॉपर ग्रीन, लेकिन या तो डल कलर के हो जाएंगे या ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाएगा। अब एक लफ्ज पहले पढ़ चुके हैं, क्लोरोसिस। पत्तों पे ऐसे स्पॉट्स पैदा हो जाएंगे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ रंग सब्ज नहीं है। खास तौर पर वेन्स के दरमियान में जो जगह है जहाँ पे ग्रीन टिश्यू ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, वहाँ पे ऐसे स्पॉट्स पैदा हो जाए। और वो पॉइंट जो स्पेसिफिक है, जो ख़ास है पोटेशियम के लिहाज से, ये बात अच्छी हो चुकी है। चंद पॉइंट बहुत खास होते हैं। नंबर 1, जो पत्ते की टिप है, खासतौर पर जो ओल्ड पत्ते हैं उनकी टिप बर्न हो जाए, टिप ब्राउन हो जाएगी, और जहाँ पे पौधा ब्राउन हो जाए तो समझ लें उसकी डेथ हो गई है या डेथ हो गई। इसके अलावा जो पत्ते का मार्जिन है साइड वाला, वो भी आसमान में जल जाएगा और वहाँ भी ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे, और ये इंडिकेट कर रहा है कि पत्ते की डेथ हो गई। इसके साथ साथ जो जगह मर गया है, यानी जो पत्ते का मार्जिन है, मरने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, मिड रिप की तरफ फोल्ड, ऊपर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। फोल्डिंग किसी और भी इसमें थी, लेकिन यहाँ पे मार्जिन के लिहाज से इंटरनोड्स कम हो जाएंगे, छोटी हो जाएंगी, और चूंकि ऊपर जिक्र हो चुका, फ्लावर कम पैदा होंगे, फ्लावर कम होंगे तो फ्रूट्स और सीड भी कम पैदा हो जाएंगे। पत्ते का जो लेमिना है, जो चौड़ा हिस्सा है, वो पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ कर्ल होना शुरू हो जाए। ये है जी चंद स्पेसिफिक पॉइंट्स पोटेशियम की कमी की वजह से। ये है जी ऑल अबाउट हमारा एलिमेंट पोटेशियम कम हो गया। आज किसी को याद रहा हो कि हमारे, जहाँ तक मुझे याद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आज हो गया है। इसके अलावा हमने कैल्शियम भी पढ़ लिया हुआ है। और कौन सा एलिमेंट हो गया, कौन सा रह गया हुआ है? सल्फर हो गया हुआ है। ये सब हो गए हैं। आज हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैं इसके तलफ़्फ़ुज़ दोनों तरह से बोल देता हूँ, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। आप लोगों ने मेरे ख्याल में दोनों तरीके सुने हुए होंगे, दो मुख्तलिफ लहज़ों के अंदर। किसी को याद रहा हो मैग्नीशियम पौधे में किस चीज़ का पार्ट? बहुत मशहूर सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्लोरोफिल का। जी बिल्कुल ठीक है जी। सवा बहुत तेज साबित हुई, सवा ने सबसे पहले जवाब दिया। इट इज़ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। किस फॉर्म में? टेक्निकल। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे टेक्निकल जवाब चाहिए। सर जी शायद मुझे जवाब नहीं दिया आपने। और कोई जवाब देना चाहता हो? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है, किस शक्ल में है, उसका नाम, केमिकल नेम क्या है? चलें, क्योंकि आप जवाब देना चाह रहे हैं। रिंग के अंदर मौजूद होता है। नहीं, बच्चों वाली बात नहीं करनी है, याद रखा करें। अगर आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो फिर वो जो गोलियां टापने वाले जवाब होते हैं वो नहीं चाहिए। सर पोरफायरल रिंग के अंदर मौजूद होता है। पोरफायरल के अंदर मौजूद है, उसका फिर नाम क्या होता है? चलो मैं बता नहीं देता सर, हूँ, नाम का नहीं पता। बहुत आसान नाम है। अब जो जाफर चीज़ें उनको याद रखते हैं, यह है मैग्नीशियम पोरफायरल। इसका नेम है मैग्नीशियम पोरफायरल, और कंपोजिशन क्या है? एक मैग्नीशियम एटम, इसके साथ 4 पायरोल रिंग्स। मैग्नीशियम प्लस टेट्रापायरोल इज इक्वल टू मैग्नीशियम पोरफायरल। और चूंकि आप लोगों ने ज़ूलॉजी पढ़ी हुई है, अगर मैग्नीशियम की जगह पे आयरन लगा दें और साथ 4 पायरोल रिंग लगा दें, वो बन जाएगा आयरन पोरफायरन। आयरन पोरफायरन को हीम, आप इस नाम से वाकिफ है, हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो, और पौधों में क्लोरोफिल का जो मैग्नीशियम पोरफायरन है, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। दे आर हाईली सिमिलर। चलें, बहरहाल मैग्नीशियम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट्स में,
It is part of, it is chemical constituent of chlorophyll. ये डिस्कस हो गया पॉइंट। पौधे मैग्नीशियम को मिट्टी में से हासिल करते हैं। मिट्टी में मैग्नीशियम मौजूद है लेकिन कम मिकदार में होता है, खासतौर पर रेतीली मिट्टी में और जहाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ग्रेवल बजरी होती है, मिट्टी ज़रा कम होती है, वहाँ पे पौधे में मैग्नीशियम की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूँकि हमने जिक्र ये तो कर दिया कि ये एक पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है, ये उसके रोल या उसके फंक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसका ये किरदार है पौधे के अंदर। ताहम इसके कुछ और भी रोल्स हैं जो आपके लिहाज से फिलहाल में गैर मरूफ हैं, चेक कीजिए आपको उसका जिक्र है कि नहीं। पौधों में फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए कैरियर्स को मैग्नीशियम की जरूरत है। एक ऐसे बीज जिनमें तेल ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, लिपिड ज्यादा होता है, उनको भी ज्यादा मिकदार में मैग्नीशियम चाहिए होगा। ये था जिसका स्पेसिफिक रोल, और अब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। आपको याद होगा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पीछे के बाद, कुछ चीज़ें मोबाइल होती हैं, मूव कर सकती हैं, कुछ चीज़ें जहाँ पे हैं फिक्स है वहाँ से मूव नहीं कर सकती। मैग्नीशियम चूँकि क्लोरोफिल की शक्ल में बाइंड होता है, अब जिस पत्ते में क्लोरोफिल में मौजूद है वहाँ से अगर इसको निकालेंगे कहीं और भेजेंगे तो वो वाला पत्ता डैमेज हो जाएगा। इस लिहाज से ये इतना मोबाइल नहीं है, जो कि इसको अगर मूव कर दिया जाए एक ओल्ड पत्ते से और यंग की तरफ इसको भेजा जाए तो ज़ाहिर है उसमें लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी और फ़ायदा कम होगा। पर अलामतें सिर्फ थोड़ी सी हैं, जैसे सिम्टम्स, रेफ्रिजरेशन सिम्टम, अगर कमी हो जाए तो क्या होगा। चूँकि मोबिलिटी मौजूद है, ओल्ड पत्तों में पहले जो ओल्ड से निकाल के उसको यंग में भेज दिया जाएगा और मज़ीद पत्ते बनेंगे तो फिर वहाँ पे भी इसको मूव किया जा सकते हैं। बहरहाल सारे के सारे पत्ते मुतासर होते हैं बारी बारी। क्लोरोसिस के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, जहाँ से मैग्नीशियम निकलेगा वहाँ क्लोरोसिस हो जाएगा, कान पीला हो जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम निकालते हैं क्लोरोफिल में से, उसका रंग पीला हो जाएगा, पत्ते का रंग पीला हो जाएगा। तीसरा, बहुत से पत्ते मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। पत्तों के गिरने को डिफोलिएशन का, पत्तों के गिरने को डिफोलिएशन का, और बाज़ औक़ात पत्तों के ऊपर ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है नेक्रोसिस, नेक्रोटिक स्पॉट। हम जब हम ये कहें कि पत्ता में स्पॉट बन गए हैं, ब्राउन कलर के, वो जल गया और उसकी एक वजह मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। सर जी ये लीफ शेडिंग पे अगर डिफोलिएशन इसको नहीं, आपने दो चीज़ों मर जाता है नहीं, आपने दो तीन चीज़ों मिक्स कर दिया। याद रखिए, जब हम लीव्स की शेडिंग की बात कर रहे हैं तो पत्ते अपना टाइम पूरा करके, मैं चंद लफ्ज़ बोल देता हूँ, ये लफ्ज़ आपको याद रहने चाहिए थे, मैंने नहीं पढ़ाए हुए, आपने किसी और से पढ़े हुए पहले मैं लफ्ज़ बोल देता हूँ। कैडुकस, डिसिडुअस, परसिस्टेंट। जी, किसी को याद है कि मैं क्या बताया? सही याद है। ये सबक याद है, और कोई बताएगा कि क्या है? सबक के अलावा कोई और बताना चाहेगा क्लास में से? मैंने जो टर्म्स बोली हैं ये क्या है, किसको शो कर रही है? अमरीक, इरम, मुझे समझ नहीं आ रही, सारे लेक्चर में आवाज
मैं क्या बोल रही हूँ, बस मुझे अपने नाम की समझ नहीं है कि आपने मेरा नाम नहीं हाँ जी इरम, आपकी आवाज़ ही मुझे नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत कम आई है, या तो आपने बहुत आहिस्ता बोला है और या फिर नेट की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ जी, ये ताहर आप बताएंगे जी, मेरी आवाज़ ठीक है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं है, ये बता दीजिए। जी सर प्रॉपर आ रही है। हाँ जी, ये इरम आपके नेट में मसला है, चूँकि आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत कम आई है और मुझे भी आपकी समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, या आपके नेट में प्रॉब्लम है इसको। जी आज हिना नहीं आई है मेरा ख्याल में, मुझे हिना नजर नहीं आ रही सामने फ्रंट पे। हिना बुशरा दोनों गायब है मेरे ख्याल में, और अदरीफ खामोश बैठी है। और कुछ जॉब देना चाहता हो, सनिया जॉब देती होती है, वो भी नहीं है मेरे ख्याल में आज। चलें जी, आप लोगों ने जो सवाल का जवाब नहीं दिया है। पत्तों के गिरने के नेचुरली टाइम है, कुछ पत्ते जैसे ही बर्ड ओपन होती है गिर जाते हैं कैडुकस, कुछ पत्ते जो एक सीजन के एंड पे गिरते हैं, जैसे हमारे यहाँ टाली है, किक्कर है, वो डिसिडुअस है, पतझड़ के मौसम खज़ां के मौसम में गिरते हैं। जबकि कुछ पौधे उनके पत्ते ज़्यादा अर्स तक रहते हैं, वो एवरग्रीन कहलाते हैं, परसिस्टेंट। उन पौधों के ऊपर पत्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, ये जनरल शेडिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी मिनरल की कमी की वजह से अगर पत्ता गिर रहा है, और ये मैग्नीशियम है, पौधे को मैग्नीशियम कम मिली है, मैग्नीशियम कम मौजूद है पत्तों में, क्लोरोफिल प्रॉपर नहीं, पत्ते प्रोटीन तैयार कर रहे, पौधे कमजोर हो गए और पत्ते भी गिरते जा रहे हैं। ये डिफोलिएशन, इसकी रीजन के साथ कर दिया इसको जी। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक तो मुकम्मल हुआ था, ये था जी मैग्नीशियम के हवाले से, और इसके साथ ही हमारे जो मिनरल्स ज़्यादा मकदार में रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम उससे आगे चलेंगे और कुछ उन मिनरल्स को डिस्कस करेंगे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कम मकदार में चाहिए। इन सब का जिक्र हो चुका। अब जो ज़्यादा इनके मुकाबले में कम मकदार में चाहिए होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब हमने उनको स्टडी करना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 1 पे, वो आयरन। सब लोग आयरन के नाम से पहले से वाकिफ हैं, और एनिमल्स के हवाले से तो आयरन खास तौर पर समझते हैं, हीमोग्लोबिन। लेकिन अब आज हमने इसको प्लांट्स के रेफरेंस से स्टडी करना है। क्या आपने कभी मिट्टी के रंग पर गौर किया है? मिट्टी का रंग कैसा होता है, और कौन सी मिट्टी का रंग कैसा होता है? जी, जिनका ताल्लुक गाँव से है जो खास तौर पर, और खास तौर पर किसी का ज़मीन से भी ताल्लुक हो तो बताया कि मिट्टी का रंग कैसा है? नो वन वांट सर कुछ जी कुछ शायद सफेद कलर की होती हैं ज्यादातर सर, नारंगी की होती हैं। हाँ कुछ सुर्ख कलर की भी, यानी कि हल्का सुर्ख रंग होता है। जी, और कुछ सारे बदला रंग, बदला रंग। चलें, चार रंग के साथ। ताहर ने 3 रंग बताए जी, और क्या बताना चाह रहे हो? इसके अलावा और क्या बताना चाहता है जी मिट्टी का रंग कैसा होता है? सर और लाइट ब्राउन, अफसा लाइट ब्राउन। जी, अफसा जवाब दे रही है। अफसा यस सर, दोबारा बताएं। यस आपने सर। कहा है लाइट ब्राउन, ठीक है। और कोई जी? इरम आप क्या कहना चाह रहे हैं? इरम सर मटी रंग जो होता है, मतलब ब्राउनिश होती है, कुछ डार्क ब्राउन में होती है, कुछ लाइट ब्राउन में होती है। चलिए, इरम का जवाब भी आ गया। और कोई जवाब देना चाहता हो? चलो ठीक है जी, कुछ कुछ आपकी बात ठीक है सबकी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। याद रखिएगा कि मिट्टी की आगे टाइप्स हैं, मे बी कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे। ये पढ़ी होनी चाहिए आपको सेमेस्टर 4 में। नो नो, ये तो अभी आपको सेमेस्टर 4 में है मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल ये जो नॉलेज की चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजी में एफ से रिलेटेड डिस्कस हो चुकी हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आपने नामों को गौर करना है दोबारा एक बार। सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम। मैंने 4 किस्म की मिट्टी का नाम दिया। क्या आप इन चारों से वाकिफ हैं? जी सर। जी, तार का जवाब है यस। और कोई जवाब नहीं? जी सर, वाकिफ आप ही ने बताया था। चलो ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। सैंड रेतली मिट्टी, जिसमें रेत की रेत हो, रेत ज़्यादा हो,
ये हमारे सहरा इलाकों में मौजूद है। सिल्ट रेत से कदरे बारीक होती है, भल कहते हैं। जब सर्दी के मौसम में नहरें बंद होती हैं तो वहाँ से भल निकाल के यूज़ की जाती है। नंबर 3 पे क्ले, चिकनी मिट्टी है, इसके ढेले बनते हैं और ये बड़ी सख्त होती है। इसका रंग ज़्यादा, जो चिकनी मिट्टी है इसका रंग ज़्यादा ब्राउनिश होता है, और अगर मिक्स्ड हो तो उसका रंग डिपेंड करते हुए इसमें कौन सी ज़्यादा या कम है, उसका रंग लाइट, मीडियम या डार्क होता जाएगा। ब्राउन शेड ब्राउनिश कलर की होगी। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, आपने खुद करना है। लोहे का कील, आपके घर में कोई ना कोई कील मौजूद होगा। कील लें, उसको पानी में भिगोएं, मिट्टी लें, उसको मिट्टी में दबा दें और ऊपर से पानी डालें। चंद दिन बाद देखें कि जहाँ पे कील था उसके आसपास की मिट्टी का रंग कैसा हो। किसी ने एक्सपेरिमेंट पहले से किया हो इस तरह का, मिलता तो एक्सपेरिमेंट जी। एनीवन? चलिए, किसी घर में लोहे की कोई चीज़ पड़ी हो बाहर सहन में, छत पे, और ऊपर बारिश पड़ गई हो, तो फिर क्या होता है? सर उसको जंग लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसको जंग लग जाते हैं। लोहे को से जब पानी एक्ट करता है तो उसको जंग लग जाता है। जंग का कलर, आप समझते हैं जंग किस कलर का होता है? वो मिट्टी में शामिल होकर उसके कलर को ब्राउनिश कर देता है। जिस मिट्टी में आयरन मौजूद होगा वो ज़्यादा ब्राउनिश होगी, अगर आयरन कम होगा तो वो लेस ब्राउनिश होगी। इसका मतलब है रेत के अंदर आयरन सबसे कम होगा और चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होगा। मैंने बैकग्राउंड वॉल सस्पेंड कर दिया है और टाइम 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 बस तकरीबन 10 मिनट का टाइम, और 10 मिनट का टाइम मौजूद है। सर अभी 15 मिनट रहते हैं। अभी बेटा आप भूल जाते हैं कि जूम का टाइम 40 मिनट है, वो 1-2 मिनट जब वो कनेक्ट हो रहा था तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके पास 10 मिनट से कम टाइम बाकी। वो पीरियड का टाइम 45 मिनट है, लेकिन जूम का टाइम सिर्फ 40 मिनट है। ये मैंने मिट्टी के लिहाज से जिक्र कर दिया कि मिट्टी के अंदर लोहे के कंपाउंड मौजूद होते हैं ऑक्साइड की शक्ल में, और कुछ मिट्टी में ज़्यादा होगा, कुछ मिट्टी में कम मिकदार में होगा। तो एक गलत मसला है। आप लोग फेरस और फेरक के नाम से वाकिफ हैं। ये इसके आयंस हैं, फेरस आयन और फेरक आयंस। फेरस ज़्यादा एक्टिव होता है पौधों के लिहाज से। ये आयरन पौधे में क्या करता है, इसका रोल क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ आयरन इन प्लांट्स? आपको याद होगा अभी थोड़ी पहले मैंने जब क्लोरोफिल की बात हो रही थी, साथ ही मैंने हीमोग्लोबिन का नाम लिया था। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु कुछ शामिल है, जैसे मैग्नीशियम पोरफायरन पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है, तो आयरन पोरफायरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन एक हैरानकुन चीज है, क्लोरोफिल बनने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट है। वो एंजाइम जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे नीड आयरन एज कोफैक्टर और एक्टिवेटर। चुनांचे अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो तब भी क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्या होगा, जिससे आप पहले से बात। अब मैं कैसे सवाल की तरफ जा रहा हूँ जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ये एंट्री ऑल्सो क्वेश्चन है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप सब लोग जी सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वाकिफ हैं। अब मैं उसी चेन के हवाले से कुछ नाम बोलने लगा हूँ, आपने बताना है आपने नाम पढ़े हुए कि नहीं बने हुए। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ईटीसी के अंदर ये 4 नाम आते हैं। ये नाम याद है जी मुझे? सर पढ़े, जी सर पढ़े हुए। जी बिल्कुल, 2 जवाब आ गए। इनमें से किसी एक का नाम बता दें मुझे। 1 2 3 4 मैंने जो नाम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, इनमें से किसी एक का नाम जो आपको आता है। चलो कोई बात सर नहीं। साइड ग्राउंड जी सर। नहीं, मेरे सवाल का आपने मेरे सवाल को गौर से नहीं सुना है। मेरा सवाल था कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। दीज आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस के नंबरिंग अलावा इनके नाम भी हैं। वो नाम आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपने किसी और सवाल का जवाब दे दिया जो भी मैंने पूछा नहीं है। अब मैंने पूछना था, आपने पहले जवाब दे दिया।
अभी मैंने सवाल नहीं पूछा, जो आपने जवाब दिया है वो उस सवाल का जवाब है जो मैंने पूछा। चलें, क्योंकि आपने कुछ बोल दिया है दोबारा बोलें ताकि पूरी क्लास गौर से सुन लें। दोबारा बोलें। ताहर सर साइटोक्रोम जी, इन्होंने नाम लिया है साइटोक्रोम। याद रखिए, आपने बहुत से साइटोक्रोम्स पढ़े हुए हैं। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। दीज आर द नेम्स। आप सब इनको पढ़ चुके हुए हैं। अब ये क्या है, ये चूंकि आपने पढ़ा हुआ है मैं नहीं बता रहा। जहाँ भी साइटोक्रोम का नाम आ जाएगा उसके अंदर भी आयरन मौजूद है। और ये सारे के सारे साइटोक्रोम दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑल साइटोक्रोम्स आर पार्ट ऑफ, इनका नाम मैंने लिया है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी आपको याद होगा, आई एम श्योर आपको याद होना चाहिए चीज़ें, कि ना सिर्फ रेस्पिरेशन बल्कि फोटोसिंथेसिस, इन दोनों का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। आपने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन ये अल्फाज पढ़े हुए हैं इंटर लेवल पे बायोलॉजी में। ज़्यादा बोल चुके हैं। जी सर बड़े हाँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया याद में रेस्पिरेशन हो रही है या क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इन दोनों में साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैंने आपके सामने दिया। बहरहाल साइटोक्रोम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी एनिमल और प्लांट दोनों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित है। ये इसके रोल के लिहाज से बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। अब बहुत से ऐसे एंजाइम्स जिनको आयरन चाहिए या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पौधे के अंदर मौजूद हैं, साइटोक्रोम का जिक्र तो पहले से हो चुका। आप लोगों ने फेराडॉक्सिन का नाम सुना होगा। फेराडॉक्सिन का नाम याद है, भूल चुका है सर याद है। कि ये भी आपने फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस से पढ़ा हुआ है। बहरहाल, अब इसके अलावा मैं चंद नाम और ले रहा हूँ, एंजाइम्स के नेम्स हैं। आप लोगों ने कैटलेज, पेरोक्सिडेज ये नाम सुने हैं। दीज आर नेम्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। इन सब एंजाइम्स के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा और भी एंजाइम हैं जिनके लिए ये एक्टिवेटर का काम अंजाम देता है। जी, अब आ रहे हैं जी आखिरी पॉइंट है, स्पेसिफिक जो पॉइंट है इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर। नंबर 1, क्लोरोसिस। ऑक्सीजन चूंकि जिक्र हो चुका है। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए, बाकी सब कुछ है, आयरन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा काम पीला पड़ जाएगा। और उसके अपने फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं, इसका जिक्र पहले से हो चुका है। यंग लीव्स ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन की कमी से क्लोरोफिल नहीं बन सकती। सर वो कॉम्प्लेक्स का तो बता दें, वो जो आपने कहा था। ये हमारा टॉपिक आगे आ रहा है कहीं में, ये पूरा चैप्टर है जी आगे। मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट चैप्टर है हमारा। चले मैं सिर्फ एक नाम बोल देता हूँ, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये कम्प्लेक्स 4 का नेम। कम्प्लेक्स 4 के लिए मैंने एक नेम आपको बता दिया, ऐसे अदर्स के नेम भी हैं। और ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो आने वाला है जी। सर वैसे ये फर्स्ट ईयर में क्या है, मैंने वैसे पढ़ा नहीं हुआ। असल में मैं तो चूँकि फर्स्ट ईयर को ज़रा कम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पढ़ाता था तो मैं तो जरूर बता देता था कि जी इसका ये नाम भी है, उसका ये नाम भी है। अब इसी वजह से बच्चे मुझसे पढ़ना पसंद नहीं करते, तो आपने ये नाम को बता दिया जी। एक हो गया जी पहला, क्लोरोसिस का जिक्र हो चुका है। अगर पत्ते के ऊपर स्पॉट्स बन जाए, पत्ते के ऊपर स्पॉट्स बन जाए तो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मोटलिंग। मोटलिंग होती है, कहीं पे सब्ज रंग है, कहीं पे पीला रंग है, कहीं पे ब्राउन कलर है, ये मोटलिंग कहला है। और उसका एक खास एक और लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, वो है ब्लीचिंग। जैसे कि ब्लीचिंग करने से रंग का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रंग पत्ते का सब्ज नहीं रहा है, पीला हो गया या ब्राउन हो गया या बाहर लग रहा है कि वहाँ पे कोई कलर नहीं रहा है, तो ये ब्लीचिंग
पहला से ये सब कुछ इसी वजह से है कि आयरन मौजूद नहीं है और क्लोरोफिल नहीं है। हमारा टाइम ख़त्म होने के करीब है जी बिल्कुल। और अगर शदीद कमी हो जाए आयरन की तो पत्तों का मार्जिन और टिप मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी, बर्न हो जाएंगे। ये है जी ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी। हमारे पास सिर्फ चंद सेकंड बाकी हैं जी, जोन बंद होने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन आता है पूछ सकते हैं। ये अटेंडेंस आपकी होगी, अगर रहते नहीं अटेंडेंस में, अटेंडेंस डेफिनेटली मार्क करनी है आप लोगों ने। सर जिन लोगों ने लेक्चर यानी कि ज्वाइन किया था फिर मूव हो गए तो उनकी तो नहीं ना जाना चाहिए। जो आके टोटल गायब हो गए हैं, अगर तो किसी का कुछ देर के लिए गायब हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने आया, हाजिरी लगाई और गायब हो गया, उसका मतलब है वो सिर्फ फ्रॉड के लिए आया था। बच्चों को थोड़ी लेक्चर मौजूद रहना चाहिए, सवाल इसलिए कि किसी की प्रॉब्लम नेट में प्रॉब्लम आ जाए, कोई ज़्यादा मसला। और रेगुलर बच्चे, अंडरस्टूड तक ये बच्चे रेगुलर हैं, वो डेफिनेटली आ रहे होते हैं। डिफरेंटर्स कभी आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। डिफरेंटर्स आर नॉट स्टूडेंट्स। चलिए टाइम इज ओवर इसलिए